Award and settlement under Industrial Dispute Act, chapter number 6. अवार्ड के बारे में हमने पढ़ा है. Whenever the decision given by any tribunal, any authority who are settling the dispute with the consent of the parties, then it is known as award. Okay, then it is known as award. Award means it's a form of final adjudication, but with the settlement of the parties. Whenever any quasi-judicial body like tribunal, arbitrator, ये सारे जब अपना एक एडजुडिकेट करते हैं डिस्प्यूट को, और उस डिस्प्यूट के बाद वो अपना एक फाइनल वर्डिंग्स देते हैं, उसको आप बोलते हैं अवार्ड. The term or the meaning of award is having the same as the order, judgment, decree passed by the civil court or any other judicial body. The weightage are same. The level, the jurisdiction of a tribunal is same as a district court. As per CPC, there is no any chances of criminal proceeding before any tribunal. Tribunal is a quasi-judicial body which passes the award. Okay, यहाँ पे आपका आता है अवार्ड. ठीक है, कैसे आता है अब यहाँ पे आते हैं. उसके लिए भी जैसे अभी तक हमने पढ़ा, फॉर्म ऑफ कंप्लेंट कैसे करनी थी, फॉर्म ऑफ अपील कैसे करनी थी, ये सारी चीजें आपने देखी थी, राइट. अब आपको आगे बढ़ना है फॉर्म ऑफ अवार्ड. कैसे कैसे आएगा ये अवार्ड. द रिपोर्ट और बोर्ड, द रिपोर्ट ऑफ अ बोर्ड और कोर्ट should be in writing and must be signed by the all members. ठीक है, मीन्स जो भी रिपोर्ट है ये आपको हर मेंबर, क्योंकि हमने देखा है कि उसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो हर मेंबर के थ्रू साइन होनी चाहिए और वो राइटिंग में होनी चाहिए. ओरल अवार्ड इज नॉट एडमिसिबल. ठीक है, oral award is not admissible and it does not have any weightage in the eyes of law. तो अवार्ड जो भी पास होता है ये राइटिंग में होना चाहिए, सारे लोग साइन करें उसमें. ठीक है, और हर एक चीज उसमें, दैट इज द मिनट ऑफ डिसेंट भी अगर है तो वो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए ऑन रोजनामा. और कोई रिकमेंडेशन अगर जोड़नी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, लेबर ट्राइब्यूनल है, ठीक है, तो उनके लिए ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल है, वो रिकमेंड करते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें ट्राइब्यूनल को लगता है कि नहीं, यहाँ पे आपको आपकी इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, तो वो एक्स्ट्रा अपना वर्डिंग्स भी देते हैं ताकि आगे ऐसा कोई डिस्प्यूट ना आए. आगे कोई ऐसा डिस्प्यूट एप्रीहेंशन पे भी ना आए. हमने शुरुआत के इसके पावर एंड फंक्शंस अथॉरिटीज के देखे थे. अथॉरिटीज के पावर एंड फंक्शन में क्या था, जब भी कंसिलिएशन ऑफिसर वहां पे जाता है, विजिट करता है, और अगर जो डिस्प्यूट है उस पर तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा है वो, बट अगर उसका एप्रीहेंशन लगता है तो वो उस पर भी अपनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसको सामने रिपोर्ट में ला सकता है, राइट. वही चीज यहाँ पर है. अगर अवार्ड पास करते समय, क्योंकि पूरा डिस्प्यूट सारी चीजें एक एक करके डिस्कस होती हैं उस कोर्ट के सामने, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने, और अगर बेसिक जड़ समझ में आ जाती है, अच्छा इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी ये, और देयर आर चांसेस ऑफ एप्रीहेंशन कि फ्यूचर में भी ऐसा डिस्प्यूट और किसी लेबर के साथ हो सकता है, ऐसे उसमें यहाँ पर अवार्ड के साथ साथ ये रिकमेंडेशन भी जोड़ देते हैं.
रिकमेंडेशन याद रखिएगा, ये फॉर ऑल होता है। राइट इन रैम, राइट इन पर्सन नेम हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अवार्ड पास होगा, ये राइट इन पर्सन नेम होगा। अवार्ड, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री या कोई भी कन्विक्शन, ये राइट इन पर्सन नेम होता है, पर्सन नेम इन नेचर, जिसने किया उसके लिए। बट रिकमेंडेशन ये रैम होता है, मीन्स टू द जनरल पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 2013 निर्भया कांड देखें, वहां पे एज ऑफ मेजॉरिटी उस समय 2013 सीआरपीसी, उसके पहले एज ऑफ मेजॉरिटी 18 मानी जाती थी। तो जो भी पनिशमेंट हुआ वो उन आरोपियों को, उन एक्यूज को, उन ऑफेंडर्स को, वो पर्सन नेम इन नेचर था। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिकमेंडेशन दी कि नहीं, अब ये एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ना करके आप 16 करिए, जो हुई बाद में। तो ये रैम हुआ ना, ये फॉर ऑल हुआ। इसीलिए याद रखिए, जब भी रिकमेंडेशन होती है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पार्टीज टू द डिस्प्यूट हैं उन्हीं के लिए हो, रिकमेंडेशन बाकियों के लिए भी हो सकती है। ओके, उसके बाद द अवार्ड ऑफ अ लेबर कोड नेशनल ट्राइब्यूनल मस्ट बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए ये अवार्ड। इट शुड बी साइन बाय द बोथ द पार्टीज एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, इसमें हमने देखा है कि यहाँ पे सिंगल सिटिंग ही होती है। यहाँ पे बोर्ड या ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स या ग्रुप ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बैठते, यहाँ पे सिंगल बेंच होती है। और ऐसे उसमें आपकी ये सिंगल बेंच का ऑफिसर, या नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल प्रोसीडिंग में भी याद रखिएगा, जब आप कोर्ट में होंगे, हर एक ऑर्डर अनलेस एंड अनटिल मैजिस्ट्रेट या जज ने साइन ना किया हो तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ट्राई टू टेक ऑथेंटिकेटेड कॉपी। ओके, उनके अकॉर्डिंग ही आपको पता चलता है। ठीक है, ये भाई देखिए, क्योंकि वहां पे वकील मैं हूं, ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर ये लागू होना है, सपोज जैसे बेल ऑर्डर है, ठीक है, ये बेल ऑर्डर है, ये बेल ऑर्डर आपका कब चालू होगा? जब कोर्ट ऑर्डर देगा, बट ऑब्वियस है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर कब देता है? कोर्ट ऑर्डर तब देता है जब आपकी सारी चीजें उसने सुन ली, पास कर दी। बट जो कंसर्न ऑफिसर है या जेल अथॉरिटी, वहां जाके आप बोलेंगे मेरी बेल हो गई, मेरे क्लाइंट को बाहर छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। उसको चाहिए ऑथेंटिकेटेड कॉपी विद द सिग्नेचर, विद रिलीज ऑर्डर। तो जो हाल जुडिशरी का है वही सेम कंडीशन कॉस्टिंग जुडिशियल में भी है। जैसे जुडिशरी में कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री विदाउट सिग्नेचर ऑफ अ जज और मैजिस्ट्रेट इज इनवैलिड है, वही सेम चीज अवार्ड भी है। इफ द अवार्ड इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर then it has no value। आई बात समझ में? अब आते हैं व्हाट इज एन अवार्ड। अवार्ड हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में देखा है। इट्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, जो ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री में पढ़ के वही यहाँ पे भी है। हो सकता है इंटरिम रिलीफ की कोई जरूरत हो तो मैटर एडजुडिकेशन के लिए बाकी है, बट इंटरिम रिलीफ वो आर्बिट्रेटर या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट पास कर देता है। ओके, फॉर एग्जांपल, ए इज अ लेबर ऑफ बीज इंडस्ट्री। बी ने ए को जो है रिट्रेंच कर दिया, बट ए ने एलिगेशन लगाया नो, इट इज नॉट रिट्रेंचमेंट, इट्स अ डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, इट्स अ डिसिप्लिनरी एक्शन। अब यहां पे डिसिप्लिनरी एक्शन होने की वजह से वो बंदा जाता है डिस्प्यूट लेके कोर्ट।
ठीक है, डिस्प्यूट लेके कोर्ट जाता है और वहां पर अब ये सारी चीजें चल रही है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब वहां पे चल रहा है मैटर एडजुडिकेशन पे। लेकिन एक अगर लेबर के हिसाब से सोचिए तो उसको अभी पेमेंट तो चाहिए ना, रिट्रेंच कर दिया तो उसकी पेमेंट तो बंद हो गई। ऐसे में वो इंटरिम एप्लीकेशन मूव करता है कि जब तक एडजुडिकेशन चल रहा है मुझे एटलीस्ट बेसिक तो दिलवाइए। और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, लेबर कोर्ट ने या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने, तो वो इंटरिम ऑर्डर है। बट इंटरिम ऑर्डर कई बार ऐसा होता है कि मेन जो फाइनल एडजुडिकेशन होता है उससे डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, उससे डिफरेंस इसके लिए हो सकता है रीजन कि इंटरिम में प्राइमा फेसी चीजें देखी जाती है। जरूरी नहीं है कि इंटरिम में कई हुई चीजें सही हो। ठीक है, या इंटरिम में बोली हुई चीज फाइनल तक जाए। देयर आर मेनी चांसेस, मेरी इंटेंसेस आर देयर जहां पे इंटरिम रिलीफ एक के पक्ष में गई लेकिन फाइनल ऑर्डर दूसरे के पक्ष में गया। तो ये अक्सर याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको एक साथ चलानी होती है। तो आप ये कभी मत मान के रखिएगा कि नहीं नहीं इंटरिम अपने पक्ष में आया है, आप अपने क्लाइंट को बोले नहीं केस अब तो अपने जीते। नो, देयर आर चांसेस। ओके, इंटरिम अलग जाता है, फाइनल अलग जाता है। यही चीज क्रिमिनल में भी होती है, एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आपका केस में आपको एक्विटल मिल गया। कई बार एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, ठीक है, बट आपको आगे की चीजें वहां पे आपको कन्विक्शन मिल जाता है। तो इसमें आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि सर आप ही ने तो एंटीसिपेटरी दी थी। एंटीसिपेटरी में क्या होता है कि कोर्ट आपको प्राइमा फेसी मानता है कि नहीं ये एफआईआर जो हुई है इसमें कुछ तो लैकुना है, आपको रिलीज कर देते हैं। आपको अरेस्ट के पहले ही आपको बेल मिल जाती है, राइट, प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको। नॉन बेलेबल है, कोर्ट में जाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल दिखाइए, आपको बेल मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है जरूरी नहीं है कि वो एंटीसिपेटरी बेल आपको फाइनल एक्विटल में भी काम है। ठीक है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। ऐसे ही यहाँ पे अगर अवार्ड आपको इंटरिम मिल रहा है तो वो अवार्ड आपका फाइनल में नहीं हो सकता, तो वो अवार्ड आपका फाइनल नहीं हो सकता। ऑन जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जब आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास कर रहा है। अवार्ड इज द फाइनल जजमेंट ऑफ अ आर्बिट्रेटर या फिर ट्राइब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी आर्बिट्रेशन में आती हैं, लेबर कोर्ट में आती हैं। मीन्स आप ये समझ लीजिए अवार्ड इज कनेक्टेड टू दैट बॉडी विच इज क्वासी जुडिशियल इन नेचर। अवार्ड कभी भी कोर्ट पास नहीं करता, हमेशा क्वासी जुडिशियल बॉडी ही पास करेगी। आ रही है बात समझ में? अवार्ड कभी भी कोर्ट हमेशा ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री पास करता है। ठीक है, लेकिन अवार्ड पास करता है क्वासी जुडिशियल। ठीक है, ये है आपका बेसिक डिफरेंस। अवार्ड क्या है और आपका ऑर्डर क्या है कोर्ट का, इन दोनों में यही आपका बेसिक डिफरेंस आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, जो हमने ऑलरेडी काउंसिलिंग ये अपना काउंसिलेशन बोर्ड में हमने देखा था। वही सेम चीज पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, जिसको हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है।
एक नटशेल में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि ऑल द अवार्ड which is passed by the appropriate authority should be published by the state government or concerned government within 30 days of its receipt. जैसे उसको ये 30 डेज के अंदर मिलेगा वैसे ही ये अवार्ड आपका वो आगे पास करेगा और उसको पब्लिश करेगा। लेकिन अगर उसको मिलने के बाद यहाँ पे ऑर्डर आपका होने की डेट मायने नहीं रखती 30 डेज के लिए, वो रिसीव करने के लिए मायने रखती है। ठीक है, तो जैसे ही अवार्ड पास किया किसी भी ट्राइब्यूनल ने, सपोज 1 जनवरी को पास किया, लेकिन गवर्नमेंट को वो उसकी कॉपी मिल रही है ऑथेंटिकेटेड कॉपी 10 जनवरी को, तो जो 30 डेज का जो पीरियड है वो 10 जनवरी से चालू होगा, ना कि 1 जनवरी से। ओके, अब इसमें भी अगर एक पर्सनल इन नेचर है, कुछ कॉन्फिडेंशियल है, जैसे वी डिस्कस ऑन लास्ट लेक्चर कि इंडस्ट्री के बारे में सारी कॉन्फिडेंशियलिटी वो एजुकेशन में उस समय वो ट्राइब्यूनल के सामने आ रही है। ठीक है, तो वो ट्राइब्यूनल के सामने आने के बाद आपको ये सारी चीजें एजुकेट होती है, तो आपके पर्सनल मैटर बाहर आते हैं, और जब पर्सनल मैटर बाहर आते हैं तो आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि जो डिस्प्यूट अरोज हुआ है देयर आर चांसेस कि फिर से आपके राइवलरी फिर से ये कर लें, ठीक है, वापस इस डिस्प्यूट को हवा दे दें। इस वजह से आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं टू द कंसर्न अथॉरिटी एज वेल एज द गवर्नमेंट नॉट टू पब्लिश दिस अवार्ड, जो 30 डेज का प्रोविजन है, और अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया तो आपको वो पब्लिकेशन में नहीं आता। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया आपने। एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 when the award is published it is the final, फिर वहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन की जो प्रोसीडिंग हुई है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी भी हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते। ये है इसका मीनिंग। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड, सेक्शन 17 सबसेक्शन ए, पेज नंबर 143 ऑफ पीडीएफ और 192 आपका बुक। मिला, कंटिन्यू करें। चलिए, अब आता है कि अवार्ड कमेंस कब से होगा। तो इनफोर्सिएबल अवार्ड, कई बार अवार्ड आपके फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं। इनफोर्सिएबल कब होते हैं? एज पर डिस्क्रिप्शन गिवन इन दैट अवार्ड। ठीक है, मीन्स एन अवार्ड including an arbitration award become enforceable on an expiry of 30 days from its publication under section 17(1). जैसे ही वो अवार्ड पब्लिश होता है 30 डेज का टाइम है, उसके खिलाफ आप हाईकोर्ट जा सकते हैं इफ आप सेटिस्फाइड कर पाए। या आर्बिट्रेशन अवार्ड कब चैलेंज होता है अभी मैंने आपको बताया। अंडर प्रोटेक्ट करके अगर आप वो अवार्ड रिसीव नहीं करते, सिंपल में रिसीव कर लेते हैं, देन वो नल एंड वॉइड है, आप उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दैट, आपने वो मौका खो दिया चैलेंज करने के लिए। ओके, वो मौका आपके हाथ से चला गया जब आपको उसको चैलेंज करना था। ठीक है, तो ऐसे उसमें जो रिलेवेंट टाइम है, उस रिलेवेंट टाइम में ही आपको इसको चैलेंज करना होता है, अदरवाइज 30 डेज के बाद वो इम्पोसिबल हो जाएगा। 30 डेज फ्रॉम द डे ऑफ पब्लिकेशन, ये याद रखिएगा। वो अवार्ड आपका इम्पोसिबल इन नेचर है।
ओके, और उसके बाद 30 डेज के बाद रिचेक, मॉडिफाई एंड अवार्ड नॉर्मली बिकम इम्पॉसिबल आफ्टर 30 डेज। तो जो भी, अगर सपोज आप अवार्ड पढ़ते हैं, इट्स अ जनरल ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट कि 2 ऑर्डर आपके पक्ष में है, देन टू इसको रीड करना आपका काम है, ठीक है, रीड करना आपका काम है। जब तक आप इसको रीड नहीं करेंगे, और हो सकता है उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ अल्टेरेशन करना हो, कई बार कंपनी के नाम टाइपोग्राफिकल एरर में आ जाते हैं, ठीक है, कई बार आपके पार्टीज के नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है। अगर कुछ उसमें डेविएशन है, ठीक है, डेविएशन के बाद आपको उसको चेंज करना है, ठीक है, और उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर आप उसको मॉडिफाई करा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, देन आपको मान लिया जाता है कि अवार्ड आपका फाइनलिटी में चला गया, ठीक है। आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन ये याद रखिएगा, और आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट पब्लिकेशन कब होता है? जब आपका आर्बिट्रेटर या जो आपका कोर्ट है या जो आपका ट्राइब्यूनल है वो आपको गवर्नमेंट को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, ठीक है, पहुंच जाए फॉर पब्लिकेशन, ठीक है। और वो पब्लिकेशन के बाद 30 डेज तक ये ऑर्डर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इसको मॉडिफाई करा लें या आप इसको अपील में चैलेंज कर लें, तो बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ पर, ओके। पावर ऑफ अ गवर्नमेंट to report, respect and avoid, ठीक है, consequences of a change in a date when award is impossible. If the appropriate government, in opinion, in any cases where award has been given by a labor court or tribunal in relation to an industrial dispute to which it is a party, and if the central government is of opinion that in any case when the award is given by the national tribunal, इन दोनों उसमें आपका ये अवार्ड रिस्पेक्ट उस कंसर्न गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है ये रेफरेंस कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। और रेफरेंस कर रहे हो तो जाहिर है फिर आपको उसको सुनना, जैसा भी आप लोग हैं क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देने के पहले ही भाग जाओ तो कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, अवार्ड पास बाय द डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स, ओके, अदरवाइज इट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। याद रखिएगा, अवार्ड पास बाय द ट्राइब्यूनल, they are having the same the hierarchy as the award passed by any court. आप ये दिमाग में मत लाइए ट्राइब्यूनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसका अवार्ड कोई मीनिंग का नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए लायबल हो जाएंगे अगर आप इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज है कि अगर आप गवर्नमेंट है, आपने मैटर को रेफर किया है, क्योंकि हमने देखा था डिस्प्यूट कब जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट तब जाता है कोई भी जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको पास करती है, रेफर करती है थ्रू लेबर कमिश्नर, ठीक है।
लेबर कमिश्नर के थ्रू ये मैटर वहां जाता है, ठीक है। और लेबर कमिश्नर के थ्रू ये मैटर जब आपका रेफरेंस में जा रहा है कि यस देयर आर नो चांस ऑफ एनी सेटलमेंट, ऐसे कंडीशन में अब जब लेबर कमिश्नर मीन्स एक गवर्नमेंट ने खुद ही भेजा है कि लेबर कमिश्नर आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे में आपका ये अवार्ड अब जब पास हुआ है इसको रिस्पेक्ट करना भी आपको जरूरी है। बट माय पॉइंट ये आपका होता है द रिस्पेक्ट ऑफ अ अवार्ड। कई बार रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन भी होता है, टाइपोग्राफिकल एरर है, ठीक है। टाइपोग्राफिकल एरर में आप इसको मॉडिफाई करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने भी आपको बताया पार्टी का नाम चेंज हो सकता है, जो मेन डिस्प्यूट है वो चेंज हो सकते हैं, ओके। तो ये सारी की सारी बातें आप अगर वो अवार्ड में, क्योंकि देखिए टाइपोग्राफिकल एरर इट्स अ ह्यूमन एरर, कई बार जो मेन रिकॉर्डिंग पे आ रहा है वो नहीं हो पाता, ह्यूमन एरर है, उसको पढ़ना आपका काम है, मॉडिफाई कराना आपका काम है, ओके। और उसको मॉडिफाई कराने के बाद, अल्ट्रेशन कराने के बाद आप इस अवार्ड को वापस इम्पोज कर सकते हैं, पब्लिकेशन पे डाल सकते हैं। पर याद रखिएगा ये मॉडिफिकेशन की जो एप्लीकेशन होती है वो 30 डेज में हो जानी चाहिए आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, सेक्शन 17(1) जो हमने पढ़ा था। और अगर कोई एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की या रिजेक्शन की नहीं है तो ऑर्डर फाइनल माना जाता है। व्हाट माय पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ अवार्ड, तो ऑर्डर आपका आया है, ठीक है। अब उसको ऑपरेट कैसे करना, इम्पोज कैसे करना, subject to the provision of subsection 3 regarding the enforceability of an award. Award comes into operation with effect from such date as may be specified therein. हो सकता है अवार्ड में वो डेट मेंशन हो, रीइंस्टेटमेंट करना है किसी वर्कर को, मीन्स वापस उसको उसकी सर्विस पे लाना है, तो हो सकता है वो डेट ऑलरेडी उसमें दी हुई हो, या हो सकता है वो डेट जो भी है, ठीक है, वो डेट आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हो, या ये हो सकता है कि कोई अलग स्पेशल डेट जो फ्यूचर की डिसाइड करे, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी डेट हो, तो ये होता है डेट ऑफ ऑपरेशन। तीन तरह से होती है, पहली डेट जिस दिन से डिस्प्यूट आया या उसको सस्पेंड किया, दूसरा कोई फ्यूचर डेट, या तीसरा कोई डेट ऐसी स्पेसिफाइड जो ऑर्डर में ही लिखी हुई। If no such date is specified, then the award becomes, then it becomes enforceable under subsection 1 of section 17(a). Thus, a date when award becomes enforceable and when it becomes operative may coincide only if no specified date is mentioned in the award. अगर डेट ऑफ ऑपरेशन अवार्ड में मेंशन नहीं है तो इंटरप्रिटेशन के कई सारे चांसेस होते हैं, कई सारे वेज निकल आते हैं जिसके थ्रू आप इस को इंटरप्रेट करते हैं, ओके। तो ये इंटरप्रिटेशन आपके अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, अलग अलग जो अपना रिस्ट्रिक्शन आएगा वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ ऑपरेशन है, ओके। उसके बाद आते हैं द वर्डिंग ऑफ सबसेक्शन 4 of section 17(a) are wide enough to cover retrospective operation of an award, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑफर ये होता है कि आपका आज अवार्ड मैंने पास किया, लेकिन
पीछे से लागू हो गई, फ्रॉम द बैक डेट, इसको आप बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आज से या आज से होने वाली चीजों से, ठीक है, आज से या आज से होने वाली चीजों से, ये होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जनरली क्रिमिनल लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। रीजन, आज से कोई चीज आपने की, ठीक है, आज वो लीगल है, हो सकता है फ्यूचर में इलीगल हो, ठीक है। तो ऐसे में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को आप लेके पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे आपका एक अलग सी चीजें आ जाती, आप बैक डेटेड नहीं जा सकते। बट अगर रिटेंचमेंट का मैटर है, ठीक है, या और कोई मैटर है, इलीगल उसका टर्मिनेशन हुआ था, ऐसे कंडीशन में सपोज 4 साल 5 साल केस चलने के बाद ऑर्डर आता है, अवार्ड पास होता है, तो वो 5 साल का उसका कंपेंसेशन कौन देगा, उसकी पेमेंट कौन देगा? इसके लिए अवार्ड ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चलेगा। आई बात समझ में? यहाँ पे है आपका बेसिक, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं हम, that the distinction between enforceability and operation of award, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। enforceable आपका होता है जब डेट ऑफ पब्लिकेशन से विदिन या आफ्टर 30 डेज ये आपका अवार्ड चालू होता है, ये होता है डेट ऑफ पब्लिकेशन। और ऑपरेशन में जैसा उसमें दिया हुआ है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, पर्सपेक्टिव इफेक्ट से है, कैसे करना है, ठीक है। इन दोनों चीजों में फर्क आ जाता है, ठीक है। ऑपरेशन डेट दोनों की अलग हो सकती है, पर इन्फोर्सेबल डेट दोनों की सेम हो सकती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ओके। ऑपरेशन डेट रेट्रोस्पेक्टिव नेचर से आ सकती है, लेकिन इन्फोर्समेंट कब होगा? किसी भी अवार्ड का इन्फोर्समेंट तब होता है जब वो अवार्ड पास हो जाए। अवार्ड ही पास नहीं हुआ तो इन्फोर्समेंट नहीं होगा। तो इन्फोर्समेंट हमेशा प्रोस्पेक्टिव सेंस में होता है, बट ऑपरेशन हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव में जाता है। हमेशा नहीं जा सकता, डिपेंड, जैसा भी डेट ऑफ ऑपरेशन उसका दिया होगा, ओके। इन दोनों पॉइंट में बेसिक डिफरेंस, पर्सन ऑन होम अवार्ड एंड सेटलमेंट आर बाइंडिंग। जनरल सा क्वेश्चन है, किसके किसके ऊपर ये सारी चीजें बाइंडिंग हो सकती है।